आइए आज हम लोग वायुमंडल के बारे में जानते हैं। वायुमंडल कहते किसे हैं, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। वायुमंडल पृथ्वी ग्रह जो है ये कई सौ किलोमीटर के आवरण से चारों ओर से घिरा हुआ है और इसमें हल्की और भारी गैसों का ये एक मिश्रण है जिसे हम वायु कहते हैं। तो ये वायु जो है ये कई प्रकार की गैसें हैं जिसमें हल्की गैसें नीचे की ओर, भारी गैसें नीचे की ओर और हल्की गैसें ऊपर की ओर हैं। तो इस तरह पूरे वायुमंडल में उनके घनत्व के स्तरीकरण के आधार पे कई सारी लेयर बन गई हैं। तो ये जो वायुमंडल आपका है ये पृथ्वी ग्रह अपने कई सौ किलोमीटर के आवरण से चारों ओर से घिरा हुआ है और यही वायुमंडल कहीं ना कहीं पृथ्वी को एक अलग स्वरूप प्रदान करता है। यहाँ जीवन संभव हो पाता है और बाकी ग्रहों से पृथ्वी ग्रह को जो है थोड़ा सा भिन्न बन जाती है। तो ये वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल की वजह से जो पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, जो इसको एक अलग विशेषता प्रदान करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है क्यों। पृथ्वी के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, वो अपनी ओर खींचती है। तो ऐसे में जो पृथ्वी का पलायन वेग का मान, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग हम उसे कहते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम इतनी तेज धरती से बाहर फेंकें कि उसकी जो गति है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, अगर वो जो है 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी वो तय करे, इस वेग से अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो निश्चित वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो क्योंकि ये मान बहुत ज़्यादा है तो वायुमंडल जो आपका है इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो उससे लगा हुआ है और इसीलिए जिसे कहते हैं कि ये जो वायुमंडल है ये हमसे बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि इसके वेलोसिटी का मान बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये वायुमंडल हमसे लगा हुआ है। इसी पर एक प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, या अगर हम चंद्रमा पर बात करते हैं तो चंद्रमा पे हमारी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है लेकिन पृथ्वी पर हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसके पीछे क्या कारण है? तो यही कारण है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है इसका मान बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान है ये बहुत कम है, वहाँ 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर इतनी गति से किसी चीज़ को फेंक दें तो वह उसके वायुमंडल या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है और यही रीज़न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है। ये जो पृथ्वी पर वायुमंडल है ये क्योंकि विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है, तो इसमें जो आपकी जो है भारी गैसें हैं वो नीचे की ओर हैं और जो हल्की गैसें हैं ये ऊपर की ओर हैं और इस प्रकार कई परतें इस पर बन गई हैं। तो इन परतों की विशेषता के आधार पर जो भूगोलवेत्ताओं ने इसे डिवाइड किया है, मोटे तौर पर इसे हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग ऊपर से आएंगे कि सबसे ऊपर कौन सी परत है, उसके नीचे और उसके नीचे, इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि किसी किताब में 4 प्रकार लिखा रहता है, किसी में 5 लिखा रहता है, किसी में 6 लिखा रहता है, तो आखिर क्या कारण है कि इसे हम 4, 5 या 6 कहते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे ऊंचाई पर आपका होता है वायुमंडल के धरती से, जो धरती की सतह होती है, इस सतह से आप जाइए 400 किलोमीटर के ऊपर का जो समस्त एरिया होता है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक्सोस्फीयर के अंतर्गत आता है, वायुमंडल के अंतर्गत आता है। 400 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई, ये जो 400 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई होती है इसे हम वायुमंडल भी कहते हैं, इसी को एक्सोस्फीयर भी कहते हैं और इसी को हम लोग आयतन मंडल भी कह देते हैं। अच्छा, ये वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा है, वैसे तो कहते हैं कि वायुमंडल की ऊंचाई लगभग मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो अभी तक वैज्ञानिकों ने एक्सोस्फीयर की ऊपरी सीमा, जो मैक्सिमम ऊपरी सीमा है, वो सबसे ऊपरी सीमा अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। उसे मान लिया जाता है कि लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर से लेकर और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है वो हमारा एक्सोस्फीयर के अंतर्गत आता है। इस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है, दोनों गैसें हल्की होती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जिसे कहते हैं ये काफ़ी हल्की गैसें होती हैं, तो ये आपकी ऊंचाई पर पाई जाती हैं। लेकिन जब 2400 किलोमीटर के ऊपर हम जाते हैं तो इसके ऊपर केवल हाइड्रोजन गैस का ही अस्तित्व रहता है, वहाँ पे हीलियम आपकी नहीं मिलती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही, वायुमंडल कितने किलोमीटर के ऊपर की सीमा होती है, और दूसरा वहाँ पे किन गैसों की अधिकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, और 2400 किलोमीटर के ऊपर क्या हो सकता है, तो वहाँ पे आपका केवल हाइड्रोजन गैस का ही ये अधिकता रहती है और कोई गैस वहां नहीं मिलती है। जो दूसरा मंडल हम इसमें आते हैं वो आपका होता है आयन मंडल। आयन मंडल को ही आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है
400 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक ये एक्सोस्फीयर था, लेकिन जब हम 400 किलोमीटर से नीचे आते हैं और 80 किलोमीटर तक आते हैं तो 400 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वो आयन मंडल की होती है। और आप 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के जब नीचे आते हैं तो आपका मध्य मंडल होता है। तो ये आयन मंडल की क्या विशेषता है? आयन मंडल जो आपका है, यहाँ पे जो वायु होती है वो विद्युत आवेशित होती है। वायु जो है ये आयनीकृत रहती है, तो यहाँ पे जो उसकी सघनता रहती है, तो यहाँ पे जो भी धरती से रेडियो तरंगे जाती हैं इस आयन मंडल से टकरा के वो नीचे की ओर चली जाती हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अपनी इसी विशेषता की वजह से आयन मंडल का एक विशेष स्थान है और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है इसमें। तो रेडियो तरंगे, पहली बात, आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ये उच्च ताप का मंडल है और उच्च ताप का मंडल होने के साथ ही यहाँ विद्युत आवेश जो वायु होती है वो विद्युत आवेशित होती है और इसी वजह से ये जो आपकी आयनोस्फीयर होती है या आयन मंडल हम जिसे कहते हैं ये कई परतों में डिवाइड होती है। मोस्टली इसे जो है 3 प्रकार के परत बताई गई हैं, लेकिन कुछ किताबों ने इसे 4 प्रकार की परतों में भी डिवाइड किया है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे इस आयन मंडल में जब हम आते हैं तो आयन मंडल सबसे नीचे की ओर से, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे नीचे जो होता है वो D, E, F, G, तो ये 4 लेयर आपकी रहती हैं, D, E, F, G। तो जो D परत आपकी रहती है ये 60 किलोमीटर से 96 किलोमीटर के बीच में रहती है। किसी किसी किताब में इसे आपका जो है लगभग 60 के करीब से लेकर 99 भी लिखा रहता है, 2-4-6 किलोमीटर का अंतर रहता है। तो ये बहुत प्रश्न नहीं है कि आप 2-4-6 किलोमीटर को, क्योंकि वायुमंडल की लंबाई को, उसकी ऊंचाई को इंची टेप से नापा नहीं जाता है, लगभग में रहता है, ये फ्लक्चुएट करता है। तो इसको अगर आप 2-4 किलोमीटर आगे पीछे करके लगभग लगा के कहते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ पे मेंस राइटिंग भी करते हैं तो आप लगभग लगा के लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो डी लेयर होती है इसमें आयन मंडल में जो इसकी 4 परतों में उपमंडल में डिवाइड किया गया है, जिसे डी, ई, एफ और जी, डी, ई, एफ और जी कहते हैं। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, इसे आप जी कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 परतें होती हैं। तो जो सबसे निचली परत होती है उसे डी परत कहते हैं। डी परत की जो ऊंचाई होती है 60 से 90 किलोमीटर होती है। यहाँ से आपकी दीर्घ तरंगे वापस लौटती हैं, मतलब इस परतों में जब जाते दीर्घ तरंगे जो होती हैं वो नीचे आती हैं। और जो आपकी ई परत होती है ये 96 से 144 किलोमीटर होता है, यहाँ से मध्यम तरंगे। और जो एफ परत होती हैं 144 से 360 किलोमीटर के बीच होती हैं, यहाँ से लघु तरंगे आपकी वापस होती हैं। तो इस प्रकार से जो लघु तरंगे, मध्यम तरंगे, दीर्घ तरंगे, ये तीनों मिलाकर जो रेडियो तरंगे होती हैं ये आयन मंडल से आपके नीचे आती हैं, परावर्तित होकर धरती पर वापस आती हैं, जिनकी वजह से जो हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह होते हैं वो वहाँ पे जो है, या जो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, ये सब जो संचालित होते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से ऐसा संभव है। लेकिन कुछ आपके वैज्ञानिकों ने इसे जी परत में भी डिवाइड किया है। कुछ किताबें इसको भी लिखती हैं। तो जी परत पर जो बताया गया है उसको भी 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। और इस मंडल से जो क्वेश्चन तो वो सीधा सीधा पूछता है, क्वेश्चन तो वो सीधा पूछता है कि रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो उत्तर तो आयन मंडल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इन परतों के नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे जब आप कहते हैं ए परत को, तो ए परत को केनली हैविसाइड कहते हैं। ये प्रश्न भी आपका जो विषय के लोग होते हैं, जो टीजीटी पीजीटी वगैरह देते हैं, उन लोगों में ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। लेकिन ये जो एप्लिटन परत है इसे हम एफ परत कहते हैं। तो ई या एफ का केनली हैविसाइड या एप्लिटन परत नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। इसी मंडल में आपकी एक घटना होती है। इसमें एक घटना होती है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना। ये कैसी घटना है? ये हमारे ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर होता है। तो उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना होती है। ये क्या होता है? इसमें जो सूर्य के कण होते हैं जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से क्रिया करते हैं तो चमक उत्पन्न होती है। तो जो चमक उत्पन्न होती है तो इसी चमक की वजह से ध्रुवों के पास जैसे लगता है कि बादल गरज रहा है, तो इस प्रकार की चमक आती है। तो उसी को हम लोग क्या कहें, उसे जो नाम दिया गया है उसे हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना कहाँ संपन्न होती है। तो ऑरोरा बोरियालिस ये उत्तरी ध्रुव के पास और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस दक्षिण ध्रुव के पास है। इसे याद करना भी आसान है।
अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, तो दक्षिण गोलार्ध में है। तो दक्षिण गोलार्ध में अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो आप उसी से याद कर लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव के पास जो है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना घटित होती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं आयनमंडल से, पहली बात तो ये कि ये यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, उच्च ताप का मंडल है, आपकी जो इनकी 3 परतें होती हैं, चौथा भी कहा गया है 3 पर विशेष ध्यान दें, और इनसे रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये DEF कहे और दीर्घ मध्यम लघु तरंगे कहे और मिलान करने के लिए कहे, ऐसा क्वेश्चन भी संभावित है, वो बन सकता है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और बोरियालिस की घटना किस मंडल में होती है, ये आयनमंडल में होती है, कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास होता है, इसे भी हम लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। तो इन घटनाओं के बाद पुनः जब हम लोग आते हैं तो जो तीसरा मंडल आपका रहता है वो है आपका समताप मंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अभी जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है 50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर, सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर, उसके नीचे आयनोस्फीयर, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये 3 आपकी परतें जो है क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो तीसरे नंबर पे जो है समताप मंडल होता है। नाम से यह स्पष्ट है समताप की, इस पूरे मंडल में जो तापमान होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन ऐसा व्यवहार में हम लोग कह देते हैं, ऐसा होता नहीं है। 10 से 15 किलोमीटर तक तो तापमान लगभग समान रहता है, लेकिन क्योंकि इसी परत में आपकी ओजोन परत रहती है, तो ओजोन की मंडल रहने की वजह से, और ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, तो उसके वजह से तापमान में वहाँ वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो वृद्धि जो रहती है ऊंचाई पर होता है, तो लगभग एवरेज अगर हम देखते हैं तो लगभग बराबर से, बहुत ज़्यादा तापमान का फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन तब भी ऊपर तापमान ज़्यादा रहता है और नीचे तापमान कम रहता है। तो जब एवरेज रूप में लेते हैं तो लगभग बराबर का आता है, इसीलिए इस मंडल को हम लोग समताप मंडल कह देते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो रहती है 50 किलोमीटर से 16 किलोमीटर रहता है, और ओजोन की उपस्थिति के वजह से इस मंडल का विशेष महत्व है। अब ओजोन से अपने एग्जाम में यहाँ कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे ओजोन मंडल जो है ये सूर्य की किन किरणों को रोकती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर आती हैं तो क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर जैसे कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो ओजोन परत कभी कभी जैसे बीच में नष्ट हो गया है, तो ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती हैं, और ये आपके मानव जात के लिए ये बहुत ही हानिकारक मानी जाती हैं। तो इसीलिए इस ओजोन परत का विशेष महत्व है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ओजोन परत समताप मंडल में लगभग कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक होता है, ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच की जो क्षेत्र है, ये ओजोन मंडल का क्षेत्र है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो क्योंकि वायुमंडल में किसी चीज़ को आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये 15 ही किलोमीटर तक होता होगा, ये 30 ही किलोमीटर, मौसम के हिसाब से इसकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। ठंडक में क्या होता है, ऊंचाई नीची हो जाती है, लेकिन गर्मी में ऊंचाई थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो ये मौसम, लेकिन एवरेज जो आता है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच आता है, और इसकी जो सघनता होती है वो 20 से 25 किलोमीटर के बीच सबसे सघन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन मंडल किस किलोमीटर की रेंज में सबसे सघन मात्रा में होता है, तो ये आपके 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में ये सबसे सघन होता है, लेकिन जो पाया जाता है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। समताप मंडल की एक विशेषता जो सबसे बड़ी है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो विमान होते हैं ये किस मंडल में उड़ते हैं। तो जहाज या विमान जो होते हैं, क्योंकि ये जो आपके समताप मंडल में होते हैं वहाँ बादल नहीं होता है, तो बादल नहीं होता है तो पायलट काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। और क्योंकि हवाएं भी यहाँ शांत होती हैं, यहाँ पे बादल होते नहीं हैं, जलवाष्प विहीन क्षेत्र होता है, इसलिए विमान की उड़ान के लिए ये एक आदर्श स्थिति उपस्थित करते हैं। तो इसी वजह से इसे कहते हैं कि आपका समताप मंडल में जितने भी आपके जहाज होते हैं, क्षोभ मंडल क्रॉस करके वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो आपके समताप मंडल में ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके लिए चलने के लिए एक आदर्श स्थिति बनी रहती है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न बहुत पूछा गया है कि समताप मंडल की खोज किसने की, टीज रेंज डीबोल्ट ने किया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो समताप मंडल से आपकी ओजोन से प्रश्न आते हैं, विमान की उड़ान से क्वेश्चन आते हैं, इसकी खोज किसने किया है, तो ये 3 प्रश्न बनते हैं। और ओजोन से तो आपका जो है इसकी सघनता से बनता है, कितने किलोमीटर के रेंज में बनता है। सबसे पहले ओजोन परत की खोज किसने किया, आपके ब्रिटिश दल ने किया हुआ था, ठीक है, 1985 में इसकी खोज की गई थी। तो जब ये ओजोन परत आपकी वायुमंडल से नष्ट होती है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं, और जो हमारे वनस्पति या मानव जगत के लिए इसे ये काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो इससे ये भी एक प्रश्न बनता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाद में जो आपका चौथा परत आती है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल की परत आती है।
सबसे ऊंचाई पर क्या था? वायुमंडल, उसके नीचे आपका आयनमंडल, आयनमंडल के नीचे समताप मंडल और समताप मंडल के नीचे आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपकी धरती से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो आपका रहता है, ये पूरा आपका जो है क्षोभ मंडल। पूरे वायुमंडल का लगभग 85% वायु राशि इसी मंडल में उपस्थित होती है और 85% वायु राशि यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से ये जो आपका वायुमंडल है, ये जितनी भी आपकी मौसमी और जलवायु घटनाएं होती हैं, पानी बरसना, गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना, ये सारी की सारी घटनाएं अगर किसी जगह पर होती हैं तो आपके क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसीलिए क्षोभ मंडल में क्योंकि जितनी मौसमी घटनाएं हैं सब इसी में होती हैं, वो परिवर्तन होता रहता है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम है परिवर्तन मंडल। और क्योंकि यहाँ वर्षा संवहनीय रूप में होती है तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं कि संवहनीय मंडल भी कह देते हैं। और इसी में क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है तो विक्षोभ की इंग्लिश डिस्टर्बेंस होती है, इसीलिए इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो इसके 4 नाम दिए, प्रश्न में वो कुछ भी पूछ सकता है, चाहे क्षोभ मंडल करके, परिवर्तन मंडल, संवहनीय मंडल, विक्षोभ मंडल, ये कुछ भी कह सकता है। तो सबका अर्थ जो है एक ही होता है, क्षोभ मंडल से इसका तात्पर्य है। ठीक है, अब यहाँ पे इस मंडल की ऊंचाई से भी क्वेश्चन बनता है। अगर इस मंडल को हम लेते हैं तो ये मंडल जो है भूमध्य रेखा पे हम आते हैं तो इसकी ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर ध्रुवों पर हम आते हैं तो वो 6 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर जिसे कहते हैं कि हम औसत रूप से लें तो ये 12 किलोमीटर औसत रूप से ये वायुमंडल में आपके ये क्षोभ मंडल आपका वायुमंडल में पाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपके, ये क्या कारण है कि जितने भी अनुसंधान केंद्र होते हैं वो ध्रुवों पर ही क्यों स्थापित किया जाता है? तो ध्रुवों पर ही स्थापित करने के पीछे कारण ये है कि क्योंकि क्षोभ मंडल में जब हम आते हैं तो क्षोभ मंडल में जब भूमध्य रेखा पर आते हैं तो ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है, लेकिन जब हम ध्रुवों पर आते हैं तो ऊंचाई 6 किलोमीटर होती है। तो 16 किलोमीटर की अपेक्षा 6 किलोमीटर पर अनुसंधान करना ज़्यादा आसान है, रिसर्च करना ज़्यादा आसान है। इसीलिए जितने भी अनुसंधान केंद्र होते हैं वो ध्रुवों पर ही स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ से ये भी एक प्रश्न बनता है क्रॉस क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान देंगे। अच्छा, इस वायुमंडल में क्योंकि वायु की सघनता होती है तो वायु की जब सघनता रहती है तो एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि वायु क्षोभ मंडल में आपका, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो तापपतन दर होता है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि अगर 165 मीटर आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी तापमान चाहे 40-45 तक आपका जब पहुँच जाता है हमें एहसास होता है। लेकिन अगर यही हम आयन मंडल में चले जाएं तो आयन मंडल के पास वहाँ लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान रहता है। तो इतना तापमान होने के बाद भी अगर हम ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि हम यान से बाहर अपना हाथ निकालते हैं तो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके बावजूद मेरा हाथ नहीं जलता है, क्यों? तो इसका उत्तर आप ये देंगे कि अगर हम उतनी ऊंचाई पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो वायु होती है काफ़ी विरल हो जाती है। तो जब वायु विरल हो जाती है तो तापमान भी एब्जॉर्ब कम करती है। तो हाथ जब हम बाहर निकालते हैं तो क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं रेडिएशन के रूप में चलती हैं तो वो उतना गर्माहट वहाँ पैदा नहीं होती है। ये जो गर्माहट होती है जब वायुमंडल हमारा सघन रहेगा और वो आपके सूर्य की किरणों को सोखता है तो उसके वजह से हमें गर्माहट का ज़्यादा आभास होता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ तो आपका वायुमंडल है ही नहीं है, मतलब है क्यों नहीं, वो विरल है वायु काफ़ी। तो जब वायु काफ़ी विरल है मतलब मालिक्यूल उसके काफ़ी दूर दूर हैं, जब मालिक्यूल काफ़ी दूर दूर रहते हैं तो हम जब हाथ लगाते हैं तो उस गर्मी का हमको आभास नहीं हो पाता है। उसके पीछे यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर हाथ बाहर निकालने पे हमारा हाथ नहीं जलता है, लेकिन जब हम यहाँ पर क्षोभ मंडल में आते हैं और यहाँ पे हमें पूरी गर्मी का एहसास होता है, उसके पीछे यही कारण है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि ये जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल हैं, इनके बीच में कुछ परतें पाई जाती हैं। वो जो परतें पाई जाती हैं तो उनका नाम पूछता है कि ट्रोपोपास क्या है, स्ट्रेटोपास क्या है, मेसोपास क्या है। तो यहाँ पे जब हम क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में आते हैं तो वहाँ उसे ट्रोपोपास कहते हैं। और जब हम 50 किलोमीटर से ऊंचाई पर जाते हैं तो 50 जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्योंकि यहाँ तक तापमान तो घटता है, लेकिन 50 किलोमीटर में क्या होता है कि जब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो 50 जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपास कहते हैं। लेकिन जब 0 डिग्री के और ऊपर जाते हैं तो तापमान हमारा नेगेटिव में शुरू होता है, -1, -2, -3, -4 करके -80 तक पहुँच जाता है।
और जहां पे तापमान आपका -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है वहां पे क्या होता है, उस वर्ग को हम मेसोस्फीयर कहते हैं। तो इस प्रकार से ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर किसके किसके बीच में हैं, इनको भी हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। और जो एक प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बन रहा है वो ये बनता है कि परतों की ऊंचाई क्या है, किस क्रम में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अब यहाँ पे कुछ छात्रों में ये कंफ्यूजन होता है कि जो समताप मंडल है, अगर हम समताप मंडल की ऊंचाई देखते हैं तो 50 से 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच है, लेकिन जो हम ओजोन की ऊंचाई बताते हैं 15 से 35 बताते हैं, तो 1 किलोमीटर कहीं ना कहीं वो उसमें मर्ज हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये मौसमी घटनाएं होती हैं, तो ये मौसम के अनुसार ऊपर नीचे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये जो है ऊंचाई इसकी 15 ही मानी जाती है, लेकिन गर्मी के सीजन में इसकी ऊंचाई 16 हो जाती है। तो पहले समताप ही है, और क्योंकि समताप में ओजोन है इसलिए हमेशा क्षोभ के बाद समताप आएगा और समताप के बाद ओजोन मंडल आएगा। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है, क्योंकि ये 50 से 80 किलोमीटर है, और फिर आपका आयन मंडल और फिर आपका वायुमंडल है। तो ये एक पर्यावरण के बारे में एक मोटा मोटा सा एक आइडिया आपको जो है कि कहाँ कहाँ से हमारे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब प्रश्न ये आता है कि वायुमंडल के हमारे लाभ क्या होते हैं। तो वायुमंडल के जो हमारे लाभ होते हैं, अब वायुमंडल में ऐसे क्या है, तो पहला तो यही है कि जो क्वेश्चन बन रहा है कि वायुमंडल में जो गैसों का परसेंटेज होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, इनका क्रम पूछ लेता है। तो क्रम में क्या होता है कि कभी कभी वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देता है और उसके बाद जो 4 गैसें हैं उनका क्रम पूछ लेता है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है कि सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम हटाते हैं तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम, ये 4 गैसें आती हैं। तो इनका क्रम भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बचाता है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो फिर लोग कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं, नहीं, बीच में आर्गन आता है, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप आर्गन से लेकर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हीलियम और नियॉन और हीलियम, ये 4 गैसों का क्रम, इनको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में वायुमंडल के लाभ में जब आते हैं तो वायुमंडल के लाभ का सबसे बड़ा कारण जिसे कहते हैं कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीजन को तनु कर देती है, डाइल्यूट कर देती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि ये ऑक्सीजन को जो नाइट्रोजन उसको डाइल्यूट करता है तो जलने में काफ़ी सहायता करता है। तो एक तो पहला लाभ ये हो गया। दूसरा इसे कहते हैं जो वस्तुएं जितनी गर्म रहेंगी उनसे लघु तरंगें निकलती हैं। तो जो सूर्य आपका होता है, सूर्य से हमेशा लघु तरंगें आती हैं। तो सूर्य से जब लघु तरंगें आती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल को भेद करके अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन जब धरती उसको सोख लेता है तो जब उसका पार्थिव विकिरण होता है, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, तो जब उसका विकिरण होता है तो वो दीर्घ तरंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीर्घ तरंगों की विशेषता होती है कि पृथ्वी के वायुमंडल को वो भेद के निकल नहीं पाता है, तो नीचे ही रह जाता है। तो इससे जो धरती का उष्मा का जो टेम्परेचर हमारा रहता है वो धरती का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। लेकिन जब यही टेम्परेचर का मान ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में भी यही होता है कि जैसे पृथ्वी की जो वायुमंडल है तो सूर्य के लघु तरंगें तो अंदर आ जाती हैं, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तो वायुमंडल से वो बाहर निकल नहीं पाते हैं, और जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो नीचे ही रह जाते हैं। तो पूरा तापमान आसपास का बढ़ जाता है, क्योंकि ये तापमान ग्लोबल लेवल पर बढ़ता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो रहती है लगभग 4 से 5% के करीब रहती है। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायुमंडल में न हमारे जीवन जीने के लिए एक नमी वायुमंडल में बनी रहे, ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके थे, कहीं ना कहीं अगर इन सबको हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं एग्जाम में जो हमसे गलतियाँ होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। ये सारे प्रश्न को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही हमारा काम आसानी से हो जाएगा। क्लासिफिकेशन और भी देखना है, ये रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल के प्रकार। तो इसमें क्वेश्चन तो 2 ही 3 बनते हैं, लेकिन टॉपिक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बनते हैं तो हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो आइए उसी क्रम में इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पे वायुमंडल की कितनी परतें डिवाइड की गई हैं। तो इसको मोटे तौर पे 2 भाग में बांटा गया है। एक आपका है सममंडल और दूसरा है आपका विषम मंडल, जिसे हम होमोस्फीयर कहते हैं। और ये क्या नाम है, कभी कभी क्या होता है कि ये सममंडल की इंग्लिश भी पूछ लेता है और उसकी इंग्लिश को भी हिंदी में ही लिख देता है।
तो इस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम, ये मतलब विशेष रूप से इसको 2-3 बार ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक सममंडल है, एक आपका विषममंडल है। अब सममंडल जो है इसकी जो सागर तल से ऊंचाई है लगभग 90 किलोमीटर ही बताई गई है, लेकिन सागर तल पे जो इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर बताई गई है, इस 90 किलोमीटर में ही इसकी 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। इन तीनों को तापमान के आधार पर, इन तीनों को हम जो है, क्योंकि इसमें तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहता है इसीलिए इसे सममंडल कहा गया है, तो तापमान के आधार पर इसके 3 उपमंडल किए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो यही आपका प्रश्न बनता है कि सममंडल में कौन शामिल नहीं है, या ऐसा कर देगा कौन कौन शामिल हैं। तो आपको ये 3 मंडल ध्यान देने हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, जबकि इससे पहले आपने मध्य मंडल को एक प्रकार के अंदर में आपने उसको पढ़ा है। तो ये और समताप मंडल, क्षोभ मंडल को आपने अलग अलग पढ़ा है, लेकिन ये तीनों क्षोभ, समताप और मध्य मंडल ये आपके सममंडल में आते हैं। लेकिन जब इसको विषम मंडल, इसके दूसरे प्रकार में हम आते हैं, तो विषम में भी ये 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है उसे हम विषम मंडल कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये 10,000 किलोमीटर की ये वैज्ञानिकों द्वारा कोई निश्चित सीमा इसकी ऊपरी बताई नहीं गई है, ये बस 10,000 किलोमीटर माना गया है। ये आपका जो है ऊपर सीमा क्या हो सकती है या बहुत स्पष्ट आज भी नहीं है। तो लेकिन इसको भी, क्योंकि इसके जो आपका विषम मंडल है इसमें गैसों की जो परतें हैं, इन गैसों की परतों में विभिन्नताएं होती हैं, तो उन विभिन्नताओं के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपके एग्जाम में उसी के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विषम मंडल में कौन कौन सी परतें आती हैं? तो आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन, हीलियम परत और आणविक हाइड्रोजन परत, ये 4 परतें होती हैं। इनका ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो ऊंचाई को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऊंचाई से क्वेश्चन इतना पूछता नहीं है। हाँ, लेकिन जब जिनका विषय रहेगा या विषय रहेगा मतलब जैसे जिनको टीजीटी पीजीटी देना है उनके लिए, लेकिन जो मेंस वगैरह लिखते हैं वो भी थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कथन कारण में वो ऐसा दे सकता है। तो एक बार रफली इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि सममंडल में कौन कौन से 3 भाग आते हैं और विषममंडल में कौन से 4 भाग आते हैं, इतना ही केवल इस पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा आपको इसकी गहराई पर नहीं जाना है।